नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हम लगातार अरब कंट्रीज में जिस तरीके की गतिविधि भारत सरकार को लेकर के और खास तौर पर जो भारत में मीडिया करता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर के अरब कंट्री पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। तमाम रिपोर्टों में शारिक अदिल यूसुफ से हमने जाना था कि किस तरह से अरब कंट्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और कैसे ट्वीट पर ट्वीट करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देश में जो एक माहौल आपने बनाने की कोशिश की है और कोरोना वायरस के कारण मुसलमानों को जो घेरा जा रहा है, उसमें भारतीय मुसलमान भी शामिल हैं और मुसलमान हर कंट्री में मौजूद हैं। जिस तरीके से आपने दुष्प्रचार किया, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लगातार हम इस मुद्दे पर शारिक के साथ बने हुए हैं। आज भी शारिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। मैं शारिक सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि कल हमने एक रिपोर्ट सामने रखी जिस तरीके से ट्वीट पर ट्वीट होते रहे अरब कंट्रीज की तरफ से, जिसमें सऊदी अरब, कुवैत और यूएई शामिल था। पर इसमें इन ट्वीट के बाद देश के प्रधानमंत्री जी को 22 दिन बाद ख्याल आया कि देश में जो एक नफरत बनाई जा रही है, उस नफरत के खिलाफ उन्हें बोलना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को? क्या जो अरब कंट्रीज ट्वीट पर ट्वीट कर रही है और चेतावनी दे रही है, उसका असर पड़ा है या उसकी वजह से ट्वीट आया है, या अरुंधति रॉय का जो बयान एक न्यूयॉर्क टाइम्स को देना, उसकी वजह से प्रेशर बना है? किस तरीके से देखते हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने आकर के साफ तौर पर कहा कि कोरोना वायरस को जाति धर्म से ना जोड़े? जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान आया है कोरोना वायरस को किसी धर्म या जाति से ना जोड़ें, वो बयान बहुत सही बयान है और ये समझने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी के कहने पे, अपने प्रधानमंत्री के कहने पे करोड़ों की तादाद में लोग 5 बजे आते हैं और आके थाली बजाते हैं, 9 बजे आते हैं और आके दिया जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, यहाँ तक कि पटाखा और आग भी जला देते हैं। तो उस प्रधानमंत्री का इन्फ्लुएंस आपको समझने की जरूरत है कि कितना स्ट्रांग है। तो ये बात उन्हें आज नहीं, ये बात उन्हें तभी बोलनी चाहिए थी जब ये चीजें खबरों में बन के सामने आना शुरू हुई थी। जिस तरीके से तबलीगी जमात के ऊपर कई सवाल खड़े किए गए थे, तो उस समय अगर प्रधानमंत्री बोलते तो एक बहुत अच्छी बात होती। प्रधानमंत्री ने बोला, उस चीज की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्होंने आखिर ये बोला। लेकिन हर बार की तरह जैसे प्रधानमंत्री को जब कोई साफ सुथरी बात बोलनी होती है और जब कुछ इंपॉर्टेंट बोलना होता है तो वो ट्वीट करके चले जाते हैं। तो इसी तरीके से वो ट्वीट करके गए हैं। लेकिन हर कोई, इस देश का हर नागरिक ये उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री जब दुनिया तमाम तरह की बातें जब करते हैं तो सामने से आके बोलें, उन टॉपिक्स पे वो आके खुद बयान दें। लेकिन प्रधानमंत्री ने वो काम नहीं किया और ये अपने ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। मुझे मतलब नहीं इससे कि उन्होंने वहां से देख के या उस बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से किया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। जब तक हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे अंदर हिंदुस्तानी अब ये कहिए कि एक पैट्रियटिज्म हमारे अंदर भी है। हम कैसे ये कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम हिंदुस्तानी नहीं है, या कोई और कैसे हमें बताएगा कि तुम मुस्लिम हो तो तुम हिंदुस्तानी नहीं हो? तो हम हिंदुस्तानी और हम हिंदुस्तान से उतना ही प्यार करते हैं। तो मोदी जी से जब इस तरह के बयान आते हैं तो हम एज इंडियंस हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मोदी जी आके हमें खुद सामने से आके मीडिया में आके या किसी तरीके का वीडियो बना के या किसी तरीके से अपने मुंह से बोलते हुए वो सामने नजर आए। लेकिन वो चीज नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया। लेकिन अगर वो शायद सामने से आके बोलते तो उस बात का बहुत ज्यादा बड़ा असर पड़ता। लेकिन हाँ, मैं ये कभी नहीं कहना चाहूंगा कि बाहर के प्रेशर की वजह से या किसी से डर के इस तरह का कोई कदम लिया गया है। अपने देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी रिस्पेक्ट करना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। शारिक, मैं इसके साथ ये दो बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा। इससे पहले हमने देखा है कि जब ऊना में, आपको याद हो 2016 में ऊना कांड हुआ था, दलितों को मारा पीटा जा रहा था, तब देश के प्रधानमंत्री ने आकर के एक बयान दिया
और बकायदा शूट के दौरान उन्होंने कहा कि देश के दलित भाइयों को कुछ ना कहें, अगर कुछ कहना ही है तो हमें गोली मार दे। देश में तमाम मॉब लिंचिंग हुई, किसी मॉब लिंचिंग के ऊपर कोई बयान नहीं आता। जब तबरेज़ अंसारी का मुद्दा यूएन उठाना शुरू करता है तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है संसद में खड़े होकर के कि तबरेज़ को किसी धर्म से जोड़ करके ना देखें, इस मॉब लिंचिंग को और झारखंड को बदनाम करने की कोशिश ना करें। देश के प्रधानमंत्री 22 दिन तक खामोश रहे और 22 दिन के बाद उन्हें ख्याल आता है। हालांकि वो बोल सकते थे 30 अप्रैल से 30 तारीख को, जब 14 तारीख को जब लॉकडाउन खत्म होना था, उस दौरान वो देश की जनता को संबोधित करते हैं और कह सकते थे कि जो देश में चल रहा है कोरोना के नाम पर, एक मजहब को टारगेट किया जा रहा है, वो ना हो। देश के मुसलमानों को ये उम्मीद थी, पर उस दौरान न कहना और जब तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, एक ट्वीट में अपनी बात को खत्म कर देना, कितने बड़े सवाल खड़े करता है इसके ऊपर। देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कल शायद कोई और देश का प्रधानमंत्री होगा और उसके बाद अगले कुछ सालों में शायद कोई नया प्रधानमंत्री होगा। लेकिन हर बार सवाल एक ही रहेगा नदीम, कि जो प्रधानमंत्री है उनके होने या नहीं होने से, हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम कितने अच्छे हिंदुस्तानी हैं, हमारे अंदर हिंदुस्तान को लेके कितनी मोहब्बत है और कितना प्यार है और कितना जज्बा है हिंदुस्तान के लिए सैक्रिफाइस करने का। और ये सवाल हर साल खड़ा रहेगा, चाहे देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो। और ये तब से था जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ था और अंग्रेजों से रिहा हुआ था। लेकिन अगर हम वापस उन्हीं नीतियों में चले जाएंगे, अगर हम बांटना शुरू कर देंगे, तो हम अपने लोगों के साथ वही काम करेंगे जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किया। अगर आज मुसलमानों को अगर इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, तो कल शायद कोई और धर्म होगा, कल शायद वो खुद होंगे उस टारगेट के अंदर। तो ये चीजें कभी किसी देश को बना नहीं सकती, ये चीजें सिर्फ देश को तोड़ने का काम करती हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि प्रधानमंत्री ने सामने से आके क्या बोला, क्या नहीं बोला। फर्क इससे पड़ता है कि क्या एक हिंदुस्तानी होने के तौर पे हम इस बात को समझ पाते हैं कि हमारा क्या फर्ज है। हम एक हिंदुस्तानी होने के तौर पे हम अपने देश के लिए क्या दे सकते हैं। एक एज अ मुस्लिम, हर मुस्लिम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को बताए कि मुसलमान होना क्या है, मुस्लिम के अंदर कितना प्यार भरा है। अगर आप मुसलमान हैं और आप हिंदुस्तानी हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दिखाइए कि एक मुसलमान कितना अच्छा हिंदुस्तानी बन सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम की रिस्पेक्ट है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बुरा बोले। और ऐसे ही हमारे कितने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके खिलाफ कभी सवाल खड़े नहीं होते। तो हर मुसलमान को वो बनने की जरूरत है। ये वक्त, अगर हम अभी भी अगर किसी पे एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने लगे, तो हमें ये बात समझने की जरूरत है कि हमारे ऊपर ऑलरेडी बहुत उंगली पॉइंटेड है और इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। इस बात को डिनाई करने वाला बेवकूफ होगा। लेकिन वो उंगली उठाने की वजह यह है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा पाए शायद। और ये समय है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना शुरू करें। एज अ मुस्लिम्स हम दिखाएं हिंदुस्तान की सरकार को, मोदी जी को और हर उस शख्स को जिसके मन में शायद थोड़ा सा भी शुबा हो कि हम मुसलमान हैं लेकिन हम हिंदुस्तानी भी हैं। और हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि एक हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या है और हम बहुत अच्छे से प्यार करना जानते हैं। क्योंकि कोई और ऐसा नहीं है जहाँ पे इतने तरह के धर्म के लोग एक साथ इतने सुकून से और इतने प्यार से रहना जानते हैं नदी। उस चीज को ना तोड़ा जाए और मैं हर किसी से हर जगह यही विनती करता हूँ कि आप प्यार बांटिए। आप अगर मुसलमान हैं तो आप सही मायनों में दिखाइए कि मुसलमान होने का मतलब क्या है। शारिक, इसी के साथ, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कह दी है और जो एक मैसेज देने की कोशिश की, वो आज के दौर में समझने की ज़रूरत है। मैं कल से नज़र बनाया हुआ हूँ और आपने भी कल जब ट्वीट पर ट्वीट हो रहे थे कुवैत की तरफ से, तो उसमें जो एक नाम था वो था सूर्य तेजस्वी का, जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक से एमपी हैं। उन्होंने ट्वीट किया और जो यूएई की जो महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए। कितनी बड़ी अपमानजनक बात है जो छवि भारत सरकार की उनके जरिए बाहर गई है, क्योंकि एक मानसिकता साफ तौर पर वहां दर्शाती है। तो उनके ट्वीट को किस तरीके से लिया गया है, क्योंकि हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि ट्वीट पर उनका ट्वीट ट्रेंड कर रहे हैं लोग। देखिए, ये कितना गंदा ट्वीट था, वो इतना ज्यादा गंदा ट्वीट था कि उस पर कुछ भी बोलना, मतलब मैं आपको ट्वीट पढ़ के भी नहीं बता सकता हूँ कि उस ट्वीट में क्या लिखा था। वो साफ साफ हेट्रेड नजर आ रही थी उसमें, एक नफरत भरा पैगाम आप कह सकते हैं कि नजर आ रहा था। और वो खराब बात नहीं थी। खराब बात ये थी कि 2 ट्वीट के बाद उन्होंने उस ट्वीट को फिर डिफेंड भी किया। उन्होंने ये भी बोला कि वो जो चीज बोल रहे हैं वो सही कैसे है। और ये बहुत बड़ी शर्मनाक चीज है। और इसके ऊपर आप
आपको ये बता दूं मैं कि बाहर से ये बयान आ गया है और उन्होंने ट्वीट के बाद ये भी लिखा है, नरेंद्र मोदी जी को टैग करते हुए, बीजेपी को टैग करते हुए, आरएसएस को टैग करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है कि हमारे हमारे यहाँ की जो औरतों के ऊपर इस तरह की बातें बोली जा रही है, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और उन्होंने पर्टिकुलरली सिर्फ उसी शख्स के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। तो ये एज अ हिंदुस्तानी, ये एक हर हिंदुस्तानी के लिए आप ये कह सकते हैं एक शर्मनाक हादसे की तरह है ये, कि ये इतनी गंदी सोच को दिखाता है, और वो भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। आप जरा सोच के देखिए कि बाहर देश के बड़े बड़े लोग, वो उनके नजर में एक छवि बनी है अब हिंदुस्तान को लेके, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को लेके, और ये छवि हिंदुस्तान के लिए सही नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप सब जानते हैं हम कि हिंदुस्तान के दिल्ली को के रेप कैपिटल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया था, और ये नाम देने वाले हम तो नहीं है, ये नाम देने वाले खुद सरकार के लोग हैं और ऑपोजिशन के लोग हैं। और उसके बाद यही नाम बाहर इंटरनेशनली फेमस हुआ है, और इंडिया को इसी नाम की वजह से बदनाम किया जाता है। और सबसे ज्यादा रेप के केसेस आते हैं तो हिंदुस्तान उन कंट्रीज में से एक है। और उसके बाद इस तरह का बयान आना, वो भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए शख्सियत की, तो ये बिल्कुल शर्मनाक है। लेकिन हाँ नदीम, उसके अलावा एक चीज देख के बहुत सुकून मिला कि उसमें जो तमाम लोग जो उसके खिलाफ बोल रहे थे वो सब के सब हिंदू थे, और उन सभी ने उसकी निंदा की है, और बहुत कड़े तरीके से निंदा की है। और उन्होंने बोला कि ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। हर किसी ने उसको बहुत क्रीप, बहुत चीप बोला, और उन्होंने बोला कि ये हिंदुस्तान की सोच नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गंदी सोच है, इस सोच को हटा दिया जाए। और इस सोच के बाद समझने की जरूरत यह है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रेशर पड़ेगा कई कंट्रीज से, क्योंकि ये सवाल उन्होंने खड़ा किया है एक या दो नेशन पे नहीं, बल्कि पूरे अरब की नेशन पे और पूरे अरब फीमेल्स पे। तो ये चीज समझने की जरूरत है, और अगर वाकई में इतने समझदार लोग हैं तो उन्हें समझने की जरूरत है कि बाहर के कंट्री के बारे में अगर आप क्वीन एलिजाबेथ के बारे में कुछ बोलिएगा तो उसका जाहिर सी बात है कि रिटेलिएशन होगा, और अगर चांसेस रहा तो लगभग पूरे यूरोप से होगा। तो उसी तरह का ये माहौल हो सकता है कि अगर इस चीज के ऊपर कोई कदम नहीं लिया गया तो रिटेलिएशन हो सकता है, और ये रिटेलिएशन हिंदुस्तान इसमें ना पड़े तो बेहतर है। और ये चीज बहुत गंदी है, बहुत चीप है, हिंदुस्तान की छवि को खराब करने वाली चीज है। इसके बारे में सामने आके लोगों को बोलने की जरूरत है, बड़े लोगों को बोलने की जरूरत है। और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग जो डिफेंड कर रहे हैं उनके अंदर कैसी सोच है और किस तरह का दिल है उनका, कि वो इतनी गंदी बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के बारे में किया जाए। शारिक, एक अभी तक जो है सूर्य तेजस्वी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया गया है, कोई कड़ा कदम नहीं लिया गया है, तो किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई सख्त कार्रवाई प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो सकती है, या खुद जो कर्नाटक के सीएम है येदियुरप्पा, वो कोई कड़ा एक्शन लेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर बन सकता है जिस तरीके से सूर्य तेजस्वी ने अपने बयान दिए हैं। देखिए, चांसेस तो बहुत लग रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अरब के किसी नॉर्मल शख्सियत ने ये कमेंट किया हो, और कई बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किया है, और कई लोगों ने ये बोला है कि अब हम हिंदुस्तान को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाएंगे। और ये सब चीजें ना पड़े अगर हिंदुस्तान के पल्ले तो बेहतर है। अगर ये सारी चीजें नहीं आए अपने पास और हम इससे दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। हमने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया डिप्लोमेटिक रिलेशंस में और इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो ये जो गुमान होता है कि वी आर द मोस्ट पावरफुल, इस गुमान को हटा दिया जाए, क्योंकि ये इस तरह की जो गंदी बातें होती हैं और इस तरह की जो चीप हरकतें होती हैं, ये सिर्फ उसी तरीके लोग करते हैं जिनके अंदर ये होता है कि वो क्वेश्चनेबल नहीं है, वो अकाउंटेबल नहीं है। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि हर आदमी, हर शख्स अकाउंटेबल है इस दुनिया में, और हर किसी को जवाब देना है किसी ना किसी को। तो उस हिसाब से और ये सोच समझ के सारे कदम लिया जाए। और अभी फिलहाल कोई वैसा लुक नहीं आया, कोई वैसा बयान नहीं आया है कि इसको लेके किस तरह का कदम लिया जाएगा। लेकिन हाँ, शारिक, अगर मैटर बढ़ता है तो जरूर इस पे कदम लेगी बीजेपी। शारिक, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी कई सारे ट्वीट अरब की तरफ से जो ट्वीट्स आए हैं उस पर किए हैं, उसको किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, अरब वाले ट्वीट पे उनका एक ट्वीट था, वो 3 मार्च का ट्वीट था, उसको रीट्वीट किया गया है, और उस ट्वीट में ये लिखा था कि ओआईसी ने जो बोला था कि राम जन्मभूमि में आप बाबरी मस्जिद नहीं बनाएंगे, तो उस चीज पे सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है कि ओआईसी अगर कहता है कि राम जन्मभूमि पे राम मंदिर नहीं बाबरी मस्जिद बनेगी, तो हम भी ये दावा करते हैं कि फिर हम काबा की जगह पे शिवलिंग बनवाएंगे। तो ये आप समझिए कि ये बिल्कुल खराब लेवल पे बातचीत हो रही है, और ये आपस के बीच की बहस है, और एक सोच दिखाती है ये, इससे क्या लेना देना हमें।
राम जन्मभूमि का ऑर्डर आ गया है, मुसलमानों ने उसको हिंदुस्तान में भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है, हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। लेकिन इसकी सराहना नहीं की गई सुब्रमण्यम स्वामी से, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी जानते हैं कि 92 में वहां पे बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। एज मुस्लिम सारे मुस्लिमों ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आप राम जन्मभूमि बनाना चाहते हैं, आप बनाइए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करेंगे, हम रिव्यू पिटीशन डालेंगे, आपको खारिज करना है आप खारिज करिए, हम कोई रिवोल्ट उसके बाद नहीं करेंगे, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और वाकई किसी मुसलमान ने कोई प्रोटेस्ट कोई रिवोल्ट नहीं किया, लेकिन उसकी तारीफ नहीं की गई। उसके बाद अगर इस तरह के बयान आ रहे हैं तो ये बिल्कुल सोच दिखाता है। और सुब्रमण्यम स्वामी की सोच एक और इंटरनेशनल इंटरव्यू में हमने देखा था, जिसमें उन्होंने बोला था कि एक मुसलमान कभी एक हिंदू के बराबर नहीं हो सकता, और राइट्स का क्या लेना देना है, राइट्स का मतलब क्या है। उन्होंने कई इस तरह की आपत्तिजनक बातें बोली थी। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी का आपको पर्सनल कैरेक्टर और क्या ये सुब्रमण्यम स्वामी को आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्सनल सोच या उनकी खुद की सोच दिखाती है ये चीज। तो उससे हमें और लोगों को क्या लेना देना नदीम, एज हिंदुस्तानी वही चीज है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एज इंडियंस हमें किसी और से कोई लेने देने की जरूरत नहीं है। हम अगर सच्चे मुसलमान और सच्चे हिंदू हैं तो हम सच्चे हिंदुस्तानी बनने के काबिल शारिक, हैं। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। जिस तरीके से लगातार ट्वीट पे ट्वीट अरब कंट्रीज की तरफ से आ रहे हैं, किस तरीके के कड़े कदम उठाए जा सकते हैं? जी देखिए, सबसे कड़ा कदम अगर कोई उठाया जा सकता है तो कई ट्वीट्स ऐसे आए हैं जिसमें उन्होंने सबूत मांगे हैं हिंदुस्तान में होने वाले इस तरह के एक्शंस के, और तमाम मॉब लिंचिंग और जितनी भी चीजें, जितने भी हादसात हुए हैं, उन सब तरह की चीजों के उन्होंने मांगे हैं। यहाँ तक के दिल्ली राइट्स के बारे में भी उन्होंने वीडियोस फोटोज मांगी है, और वो बोल रहे हैं कि इसको एज एविडेंस वो लेके जाएंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में और पर्सनली देखेंगे। और इंटरनेशनली उन्होंने बैरिस्टर्स की मांग की है कि कोई ऐसा लॉयर है इंटरनेशनल लॉयर तो साथ दे और वो आके इसको केस को लड़े। तो ये चीज हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर तैयार करेगी, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाएगी हिंदुस्तानी सरकार के ऊपर। और बेहतर है कि हिंदुस्तान इस चीजों पे ना पड़े, क्योंकि ये बहुत एक तरीके से समझिए कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तमाम उन देशों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा फिर जो हिंदुस्तान के पीछे ऐसे ही पड़े रहते हैं, जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं, जिनसे हम नहीं चाहते कि जिनसे बेहतर यही है कि इस तरह के रिलेशन ना बने, क्योंकि अभी खुद हिंदुस्तान को अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डील करने की जरूरत है। तो इस तरह के कदमों से बचने की जरूरत है। अभी ही प्रधानमंत्री मोदी को इसको डील करना चाहिए और हिंदुस्तानी सरकार को इसको लेके कोई बयान देने की जरूरत है, इससे पहले कि ये बातें वाकई में इंटरनेशनल कोर्ट जाए। और बेहतर है कि हिंदुस्तान की जितनी भी डिप्लोमेसीज और डिप्लोमेटिक आप ये कह सकते हैं जो इन देशों में मौजूद हैं डिप्लोमैट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अभी बैठ के मीटिंग्स करें और बातें करें, चाहे वो किसी भी वे में कर पाए, और इन चीजों को, इन मैटर्स को क्लियर करें, क्योंकि हिंदुस्तान का अभी तक किसी के साथ खराब रिलेशन नहीं रहा है। तो बेहतर यही है कि ना रिलेशन फ्यूचर के लिए भी खराब हो कभी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया शारिक हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि लगातार जो प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके चलते ना सही 22 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ख्याल आया कि देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, वो नफरत का अंत होना चाहिए। पर नफरत से ज्यादा घातक जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी और सूर्य तेजस्वी जैसे लोग हैं, जिन्होंने एक खास कम्युनिटी, खास तौर पर अरब कंट्रीज की महिलाओं पर जो सवाल खड़े किए, वो देश के लिए और सोच के लिए किस तरीके से दर्शाता है, जिसको लेकर के अब कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग खुद अरब कंट्रीज करने लगी है। मैं और शारिक ऐसी ही रिपोर्टों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।